मैं ना एक बार वाला समझा दे रही रिकॉर्डिंग पर्पज से बता इसके बारे में। ठीक है, देखो teratozone, a substance that causes contagion or disorder in a developing embryo या fetus. A tetragon is anything you are exposed ingest during pregnancy. Women जब प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है, उसको एक बीमारी हो जाती है जिसको टेट्राजॉन है ना, सॉरी ट्रेटाजॉन ट्रेटाजॉन्स, ठीक है, ये डिजीज होती है बॉडी क्यों होती है, बता क्या है। विमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो क्या हो जाता है, ट्रेटोजॉन्स में, ठीक है। ये क्यों होता है, अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट है और वो ड्रग्स ले रही है, मेडिसिन ले रही है, केमिकल ले रही है, किसी तरह का उसका बॉडी में इंफेक्शन हो जाता है या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ले रही है तो ट्रेटोजेंस जो है ये बॉडी में हो जाए, ठीक है। तो इससे होता है तो क्या हो जाएगा, मिसकैरेज होता है या प्रेटरम लेबर हो जाएगा, वक्त से पहले ही बच्चा हो जाएगा। स्टील बर्थ का मतलब कि बच्चा मरा हुआ, ये सब चीज हो जाए, ठीक है। अगर बॉडी में ट्रेटोजोन इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाता है तब, यानी बर्थ के ड्यूरिंग द बर्थ क्या होगा, बर्थ के में प्रॉब्लम होगा। कोई प्रेग्नेंट औरत है ना, उसका जब बच्चा बेबी होगी, उसकी बेबी होगी, है ना, मतलब उस दरमियान ड्यूरिंग क्या होगी, बॉडी में हो जाएगा ट्रेटोजॉन्स, ठीक है ना। ये ट्रेटोजॉन्स से क्या होता है, इस गैरेज लेबर स्टील बर्थ, मतलब बर्थ में प्रॉब्लम, क्या होगा, बर्थ में प्रॉब्लम होगी अगर बॉडी में ट्रेटोजॉन हो जाए तो। बोला कि ये जो होता है ना, ये ग्रेटेस्ट इफेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ, फर्स्ट से पहला महीना से लेकर, मतलब फर्स्ट मंथ से लेकर 3 मंथ के बीच में ये ज्यादा बॉडी में अटैक करता है। तो क्या क्या चीज से बचना है, अल्कोहल से, ड्रग्स से, सिगरेट से, जर्मन मिसल्स से, हीट से, मरकरी से, इन सब चीजों से बचना है। अगर ये सब बॉडी में रहेगा तो क्या हो जाएगा, कौन बीमारी होता है, ट्रेटोजॉन्स, ठीक है। चलो कल तो ये मैं पढ़ाई, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बोला एथिकल इन्वायरमेंट अप्रोच क्या है, एथिकल इन्वायरमेंट अप्रोच क्या है, जब बोल रहे कि इन्वायरमेंट में एथिकल अप्रोच क्या है, तो बोला कि जब इंडस्ट्रीज आई है ना, जब इंडस्ट्रीज आई थी तो इंसान क्या था, इंसान के अंदर जो इन्वायरमेंट को लेके एथिक्स था ना, ह्यूमन के अंदर जो इन्वायरमेंट को लेकर एथिक्स था ना, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जो होता है ना, ये ह्यूमन सेंटर रहता है, मतलब ह्यूमन सेंटर मतलब जैसे कि तुम देखी होगी ये ह्यूमन सेंटर है, इंसान के एथिक्स के बारे में सोच रहा है, इन्वायरमेंट के एथिक्स के बारे में। इंसान अगर ह्यूमन जो है वो कोई ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट तो डिग्रेड हो रहा है, बट उसका तो बेनिफिट,
है ना। इंसान या कुछ एक्टिविटी से इन्वायरमेंट बर्बाद होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, ठीक है ना। बोला जब एंथ्रोपोसेंट्रिज्म पीरियड ना, मतलब इंसान जब अभी भी है सब, अभी तो इंसान सोचता भी, उस समय सोचता भी नहीं। बोला ह्यूमन इज ए वैल्यूएबल, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म जो सिर्फ इंसान को ही वैल्यू दे, कि बस इंसान का नीड पूरा होना चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट डिग्रेड हो तो हमको कोई प्रॉब्लम, बस ये इंसान के एथिक्स के बारे में। Environmental protection is important to extend its benefit human health, economic and survival. बोले ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देना है, इम्पोर्टेंट है इंसान की हेल्थ के लिए, इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए, है ना। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी, इसलिए ये जो अप्रोच है ना, ये ह्यूमन सेंट्रिक है। क्यों? ये सिर्फ इंसान के बेनिफिट के बारे में सोचता है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का मतलब ही यही होता है कि मैन मेड पॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम इसको मैन मेड पॉल्यूशन भी बोले, मतलब इंसान कुछ कर रहा है ना और उससे पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इंसान के कुछ एक्टिविटी करने से कुछ पॉल्यूशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। उसको पता है इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंसान को इम्पोर्टेंट देता है। उसके बाद थोड़ा पीरियड चेंज हुआ, मतलब उसके बाद इंसान के अंदर एक फीलिंग आने लगी कि लाइफ सेंटर एथिक्स यानी बायोसेंट्रिज्म। उसके बाद इंसान के अंदर ये फीलिंग आने लगी कि भाई देखो, पहले तो चलो इंडस्ट्री आई थी, इंसान के अंदर ये वाला फीलिंग था, लेकिन उसके बाद इंसान के अंदर ये फीलिंग है कि ऑल लिविंग बीइंग, जितने भी ये सब लिविंग, सिर्फ इंसान ही नहीं, नॉट जस्ट ह्यूमन, सिर्फ इंसान जो है ना वो खाली लिविंग नहीं है, सब आएंगे, ठीक है। जितने भी ये सब लिविंग में आए, ये बता रहे हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ठीक है भाई, आप क्या बोले कि मंजूरी है ना, क्या है, ये एक तरह का लिविंग बीइंग है ना, इंसान है लिविंग। तो ये जो बायोसेंट्रिज्म क्या बोला कि ऑल लिविंग बीइंग, सभी लिविंग बीइंग, एंड सुन लो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों में तो लिविंग बीइंग है, ये भी लिविंग बीइंग है क्योंकि इसके बॉडी में भी लाइफ होती है, जान होती है, तो इसके बॉडी तो दोनों ही इक्वल है। तो बिल्कुल आप इन इंट्रिंसिक मॉरल वैल्यू रखिए, जितना इम्पोर्टेंट इंसान को देना है उतना इम्पोर्टेंट एक छोटी सी एंट को भी देना, चींटी को भी देना, क्योंकि वो भी लिविंग है। ये नहीं कि आप ये सोचे अरे वो तो छोटा सा मर भी है, नहीं सोचना है ना, एक छोटे से जो जानवर है ना, क्योंकि वो लिविंग भी है तो वो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और लिविंग बीइंग जो है सब इक्वल है, कि जितने भी लिविंग बीइंग सब इक्वल, सबके अंदर बॉडी, सबके बॉडी में क्या है, लाइफ है, छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा सब बराबर है, क्योंकि सभी लिविंग बीइंग है। तो ये वाला फीलिंग है बायोसेंट्रिज्म, ठीक है ना, कि लाइफ सेंटर एथिक्स, मतलब लाइफ सेंटर एथिक्स का मतलब क्या, कि सभी जितने जानवर और इंसान, क्या हुआ अभी क्लास करवा रहे हैं अभी, एक सेकंड रुको, तो एक सेकंड में आ रही, क्या हुआ हाँ ठीक है, एक मिनट सॉरी, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म इंसान के बारे में सोचता है, बायोसेंट्रिज्म बोलता है कि सब बराबर है, ऑल लिविंग बीइंग इक्वल। तो जितना जितना है ना इंसान इम्पोर्टेंट, उतना एक चींटी भी इम्पोर्टेंट, या कोई भी कीड़ा मकोड़ा,
वी तो हम लोगों को क्या ड्यूटी है, वी हैव ए ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म। तो दुनिया में जितनी भी फॉर्म में जिंदगी है ना, लाइफ है, सबको प्रोटेक्ट करना हम लोगों की ड्यूटी है। क्यों ना एक छोटी सी वो कीड़ा इंसेक्ट हो, क्यों ना छोटी सी वो एक एंट हो, है ना, हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग सबको ये बायोसेंट्रिज्म बोलता है। तो बायोसेंट्रिज्म किसके बारे में बोला? ऑल लिविंग बीइंग के बारे में, है ना। ये लाइफ सेंटर एथिक्स है, जबकि एंथ्रोपोसेंट्रिक ह्यूमन सेंटर थी, इसी में इंसान को इम्पोर्टेंस दे रहा है, लेकिन ये बोला नहीं सब इम्पोर्टेंट है। फिर आया इकोसेंट्रिज्म। इकोसेंट्रिज्म आया तो ये बोला कि सुनो भाई, आप लोग ने तो बोल दिया कि जितना लिविंग बीइंग है सब इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन लिविंग बीइंग के अलावा फिर अब ये अप्रोच आया, देखो क्रोनोलॉजिकली याद रखना, पहले एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, फिर बायोसेंट्रिज्म, इकोसेंट्रिक, डी, फिर इकोफेमिनिज्म, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन सारा ही तुम्हारा क्या है, इन्वायरमेंटल एथिक्स से जुड़ा हुआ है। सबके अंदर एक फीलिंग है बचाने की, जैसे एंथ्रोपोसेंट्रिज्म भी इंसान के लिए थी उसके अंदर, लेकिन बायोसेंट्रिज्म जो अप्रोच है वो उसके अंदर जो फीलिंग है वो ऑल लिविंग बीइंग के लिए है ना, कि हम लोग उसको भी सिंपैथी है। किस चीज से सिंपैथी है? इंसान से भी सिंपैथी, और जितना जितना लिविंग बीइंग सबसे सिंपैथी है ना, बायोसेंट्रिज्म। लेकिन ये बोला कि सुनिए भाई, एक और बात सुनिए, इकोसेंट्रिज्म क्या बोला? ये बोला सुनिए भाई, ठीक है, आपने बोला कि मन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैंने माना, ठीक है ना। आपने बोला कि मन इम्पोर्टेंट है, मैंने मान लिया कि चलो मन इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपने बोला जितनी भी लिविंग बीइंग सब इम्पोर्टेंट है ना, ऑल लिविंग बीइंग इम्पोर्टेंट है, मैंने मान लिया। लेकिन मैं बोलता हूँ ना, इकोसिस्टम बोल रहा हूँ, ये इकोसिस्टम सेंट्रिक है। ये बोला कि ना, वो देखो भाई, वैल्यू इकोसिस्टम एज ए इंक्लूडिंग एनिमल एंड प्लांट, बोला होल इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ये जो होल है ना, ये पूरा होल में क्या आएगा? एनिमल, प्लांट, वाटर, सोल, एयर, और ये सब मेरा इकोसिस्टम ना, सब है। और इसमें प्लस ह्यूमन भी है। फिर इसमें मैं ये वाला, ये जब मैं इकोसिस्टम वाला पढ़ा रही थी ना पॉलिटिकल साइंस में, ये वाला अप्रोच पढ़ाई थी कि इकोसिस्टम होल सपोर्ट कर, कि ना सिर्फ उसका पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, पार्ट कौन हो गया? देखो मैं यहाँ पिक्चर बना रही हूँ, समझ लो, ये क्या है? प्लांट, ठीक है, ये मान लो सॉइल, ये मान लो एयर है, ये मान लो वाटर है, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा इंसेक्ट, बन नहीं रहा वैसे, हर चीज है ना, इंसेक्ट है, एनिमल है, प्लांट भी हो गया, सब चीज हो गया, है ना। और यहाँ पे ह्यूमन है। तो बस सुन लीजिएगा अब, ये जितना होल है ना, सब इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ पार्ट, ना कि सिर्फ पार्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ना कि सिर्फ पार्ट इम्पोर्टेंट है, बल्कि पार्ट को ना होगा, सिर्फ ह्यूमन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों के लिए सब पूरा चीज इम्पोर्टेंट है, पूरा इकोसिस्टम इम्पोर्टेंट है, और इकोसिस्टम के अंदर सब आएगा, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, एयर, क्योंकि हमको क्या करना है, इन्वायरमेंट को भी बर्बाद नहीं करना, हमको एयर को भी पॉल्यूटेड नहीं करना, हमको वाटर को भी पॉल्यूटेड नहीं, हमको सॉइल को भी पॉल्यूटेड नहीं करना, हमको प्लांट को भी काट के नहीं फेंकना है ना, हमको एनिमल को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि पूरे होल को लेके चलना, पूरी इकोसिस्टम को बचाना है। मेरा जो एथिक है ना वो इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। तो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, मतलब इकोसेंट्रिज्म बोल रहा है, इकोसेंट्रिज्म एम्फसाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल नेचुरल एलिमेंट्स। बोले सुनो भाई, जितने भी एलिमेंट्स है ना एक दूसरे पे डिपेंड करते है ना। प्लांट देखो, ह्यूमन और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एनिमल कितना फायदेमंद आते हैं इंसान की लाइफ के लिए, बहुत है ना, हर जगह आते हैं फायदेमंद। उसके बाद तुम प्लांट को ले लो, प्लांट से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर हम लोग पीते हैं, सॉइल भी हम लोग यूज करते हैं, है ना। एग्रीकल्चर वगैरह करने के लिए एयर है हम लोग, एयर क्या है, हम लोग को ताजा ताजा हवा मिलता है, तुम लोग आज है। तो उसके बाद ये सब तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, देखो सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए,
हम लोग को इनकरेज करना चाहिए प्रिजर्विंग करने के लिए इकोलॉजी, बैलेंस एंड इंटीग्रिटी। हम लोगों को इकोलॉजी को बैलेंस करके रखना। अगर हम इकोलॉजी को बैलेंस करके रखेंगे ना, तो हम लोग इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म सिर्फ इंसान के बारे में सोचता है। बायो सिर्फ उसी चीज को बोल रहा है जिसके अंदर लिविंग है, लेकिन इकोसेंट्रिज्म बोला नहीं। इन्वायरमेंट में जितना भी चीज है ना, सब इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को ही प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज है ना, सब एक दूसरे पे। उसके बाद आया डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी बोला कि हम लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखना है, हम लोग को डीप में जाके देखना है कि आखिर इन्वायरमेंट बर्बाद क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है। डीप इकोलॉजी एडवोकेट फॉर अ डीप कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचर। एक बात सुनो, इंसान और नेचर के बीच में तो बहुत डीप रिलेशन है, ठीक है ना। कॉल फॉर रेडिकल लाइफ स्टाइल चेंज टू रिड्यूस बिलीव इन नेचर हैज हैव इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन। बोले सुनो भाई, एक बात बोले सुनो, यहाँ पे क्या है, डीप इकोलॉजी बोले कि सुनो भाई, डीप रिलेशन है इंसान और नेचर के बीच में ना, ह्यूमन और नेचर के बीच में डीप रिलेशन है। इन्वायरमेंट बर्बाद होगा, इम्पेक्ट होगा किसी इंसान को, तो ही इम्पेक्ट होगा ना। अगर इन्वायरमेंट आपका बर्बाद होगा तो इंसान को इम्पेक्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको ना आप ना इसको बिल्कुल डीप में समझे, डीप में रिलेशन समझे, डीप, क्योंकि नेचर बर्बाद होगा तो उसका इम्पेक्ट इंसान पे ही पड़ेगा, ह्यूमन पे। तो इसका जो नेचर जो बर्बाद हो रहा है उसका इम्पेक्ट इंसान पे पड़ना, तो इसको हम लोग कम करना है, उनको डीप में जाके देखना है कि क्या क्या करना है, ठीक ना। ये जैसे एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को रोकना है ना। डीप इकोलॉजी बोलती है कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है वो ऊपर ऊपर देखती, सिर्फ इंसान के बारे में सोचती है ना, वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करी, तो आप उसको हटाए। मैं उसको नहीं सपोर्ट करता, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म नहीं सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद ये जो डीप इकोलॉजी बायोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करता है, लेकिन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को सपोर्ट नहीं। फिर उसके बाद आया इकोफेमिनिज्म। इकोफेमिनिज्म टू एनवायरमेंट, सोशल जस्टिस एंड स्पेशल विमेन। इन्होंने बोला, जब इकोफेमिनिज्म आया तो इन्होंने बोला कि इन्वायरमेंट तो बर्बाद हो रहा है, ये भी तो एक इसकी बात ही बात सच है, लेकिन इन्वायरमेंट जो बर्बाद हो रहा है ना, ये जो है ना, पूरा इंसान के वजह, ह्यूमन की वजह से नहीं बर्बाद हो रहा, डिग्रेड हो। आप इसमें ह्यूमन को ना डाले, ये ह्यूमन को डालेंगे तो इसमें मैन पेमेंट, ह्यूमन बोलेंगे तो फिर दोनों। जबकि वुमेन जो है ना, उसका नेचर बहुत ही अच्छा है, वो सबके साथ बहुत अच्छे से रहती है, वो कभी इन्वायरमेंट को बर्बाद नहीं करती, ठीक है। ये सजेशन करती है कि सुनिए भाई, जो पेट्रियार्की है ना, उसका एक नेचर है डोमिनेशन, वो हमेशा डोमिनेशन करती है, वेमेन के ऊपर डोमिनेशन करती है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो उनका लिंक जो पेट्रियार्की है ना, वो जुड़ा हुआ है नेचर के ऊपर भी, वो भी डोमिनेशन कर रहे हैं। वही जो है ना नेचर के ऊपर डोमिनेशन कर, वो नहीं कर रही, बल्कि पेट्रियार्की मतलब क्या होता है ना, मेल डोमिनेशन। तो मैन जो है ना, उसका एक नेचर है, वो हमेशा विमेन के ऊपर क्या करता है, डोमिनेशन। वही डोमिनेशन नेचर की वजह करना, वो नेचर के ऊपर भी डोमिनेशन करता है, नेचर को डिग्रेड करता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और ये क्या है, उसके अंदर एक फीलिंग है कि मैं मैन, तो मैं ज्यादा बड़ा हूँ, उसके अंदर ये फीलिंग है। तो हम लोगों को फीलिंग को हटा के क्या करना, प्रमोट करना इक्वलिटी को। जितना राइट वीमेन को मिलेगा उतना राइट मैन को भी मिलेगा। जब इक्वल राइट मिलेगा ना, तो ये वाला फीलिंग जो उसके अंदर है ना, डोमिनेशन वाला, खत्म हो जाएगी। और जब डोमिनेशन वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी ना, तो वो नेचर को भी बर्बाद नहीं। तो ये डोमिनेशन वाली फीलिंग कैसे खत्म होगी, आप इक्वलिटी राइट दीजिए, जितना राइट मैन को दे। फिर एथिक्स को केयर करना, फिर सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस करना है, इस तरह से इन्वायरमेंट जो है डिग्रेड हो, सॉरी प्रोटेक्शन दे। तो पहला क्या हो गया तुम्हारा एंथ्रो, फिर हो गया बायो, फिर हो गया ईको, फिर हो गया डीप, और फिर हो गया, ठीक है। ये वाला समझ में आया, बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। इन्वायरमेंटल एथिक्स में क्या क्या आएगी, 2025 का क्वेश्चन। ऑप्शन 2, कैसे तुम लोग बोल रही हो, अभी मैं पढ़ाई ईगो सेंट्रिज्म। देखो, बहुत ही सिली मिस्टेक है, इको होगा, बायो होगा, एंथ्रो होगा, डीप होगा, बट
ईगो नहीं होगा, ईगो नहीं होगा। कितना हो गया? ए सी डी, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर। चलो मैं दूसरा स्टार्ट वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 5 ओके क्या है? 5 पी क्या है? पीपल के बारे में सोचना। हमको सस्टेन रखना है, किसके बारे में? हमको लोगों के बारे में सस्टेनेबल करना है, लोगों के पर्सपेक्टिव के बारे में, उनके उनका अच्छा हो, प्रोस्पेरिटी हो, है ना, उनके बारे में। पीपल पर्सपेक्टिव के बारे में, सबके बारे में सोच के देखो। इन्वायरमेंट ठीक रहेगा तो इंसान ठीक रहेगा, उसका हेल्थ ठीक रहेगा। जब उसका हेल्थ ठीक रहेगा तो वो खुश रहेगा। उनको प्लानिट के बारे में सोचना, उनको पीस के बारे में सोचना, पार्टनरशिप के बारे में सोचना। देखो 5 पी में पीपल, इसकी प्रोस्पेरिटी के बारे में क्या, प्रोस्पेरिटी का मीनिंग क्या होता है? इंसान का खुशहाली, खुशहाली मतलब हैप्पीनेस। ठीक है, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली, है ना, सुख। ठीक है, प्लानिट का मतलब पता ही है। और पीस और पार्टनरशिप। हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये 5 पी पे फोकस करते हैं। ठीक है ना, 5 पी पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लानिट, पीस और पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये 5 अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं जो एक एक के पढ़ना है। यूएन जनरल असेंबली ओपन वर्किंग ग्रुप। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली ओपन वर्किंग, देख लो, ओपन वर्किंग ग्रुप ने को ये टास्क दिया गया था कि वो डेवलप करे प्रपोजल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एग्जाम में आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को डेवलप करने के लिए, उसको प्रपोजल बनाने के लिए टास्क किसको दिया गया है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ओपन वर्किंग ग्रुप के लिए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन फीचर क्या है? ये यूनिक क्यों हुआ? मिलेनियम डेवलपमेंट से ये डिफरेंट कैसे हुआ? बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, इसको यूनिवर्सली अप्लाई किया गया। इसको इसमें ऑल कंट्रीज के बारे में सोचा गया है, मतलब इसमें डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में भी सोचा गया है, डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में भी, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में भी। ठीक है, याद रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के लिए नहीं था, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सिर्फ नहीं था, बल्कि तीनों के लिए था। जब फिर तुम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल देखोगे ना, तो वो सिर्फ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। ये ग्लोबल एजेंडा है। क्या बोला गया है? ग्लोबल एजेंडा फॉर सस्टेनेबल। पूरा वर्ल्ड को इसने कवर किया, पूरे यूनिवर्स को इसने कवर किया। तो क्या क्वेश्चन बना, पहले देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को उसके प्रपोजल बनाने के इसको दिया गया टास्क, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ओपन वर्किंग। एक नंबर फ्यूचर। दूसरा क्या बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो ये यूनिवर्सली अप्लाई किया गया था ऑल कंट्रीज के लिए, जिसमें डेवलप, डेवलपिंग, अंडर सभी आएंगे। हो गया, ये याद करना है तुमको। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड एजेंडा 20, एजेंडा 2030 एजेंडा। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एजेंडा 2030। ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो भी पूछे तुमको, ठीक है ना, एजेंडा 2030 तक का हम लोगों को क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना। अच्छा, ठीक है, मैं यहाँ पे ना डेट भूल गई क्या लग रहा है, मैं बता दूँ। ठीक है, ये तो लिखा हुआ कब तक अचीव करना, लेकिन मैं क्वेश्चन के थ्रू करा दूँ। ठीक है, हाँ ऐसी कैसे लिखी थी, मुझे लग रहा कि वो दूसरा पेज, यहाँ पे डेट दी। ठीक है, तो याद रखना नाम क्या एग्जाम में आता है,
ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्क द 2030 एजेंडा। अब याद रखना 2030 एजेंडा का मतलब क्या? 2030 तक का हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करना है। इसका टारगेट कितना है, गोल कितना है, तो 17, टारगेट कितना है, तो 169 टारगेट है, इंडिकेटर कितना है, 304 इंडिकेटर। ठीक है, अब आगे इसका हम लोग ये पढ़ेंगे। मैं इसको कैसे याद कराती हूँ तो पता होगा, एक बार मैं दिखा रही हूँ ऐसे, अगर तुमको ऐसे याद होगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं याद हो तो दूसरा ट्रिक दूंगी। ठीक है, देखो मैं जहां तक याद कराती हूँ तो ऐसी याद कराती हूँ कि तुमको एक इमेजिनेशन करना है कि तुम एक, मान लो कोई आदमी, ठीक है ना, कोई गाँव में गया, कोई विलेज में गया, ठीक है, उसने देखा वहां पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं, सॉरी, उसने आया गाँव में तो देखा यहाँ पॉपुलेशन, तो उसने बोला मुझे इस गाँव में नो पॉपुलेशन करना है। जो पर्सन आया, ये पर्सन इस गाँव को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट करने के बारे में सोचो तो गाँव में क्या होता है, जनरली गाँव में तो तुम देखोगे तो पॉपुलेशन ज्यादा रहता है। तो उसने बोला मुझे क्या करना है, इस गाँव में गरीबी खत्म करना है, क्योंकि ये गाँव से मेरा मुझे बहुत लगाव है ना। मुझे क्या करना है, गरीबी, नो पॉवर्टी। जब गरीबी हट जाएगा ना, जब गरीबी हट जाएगा तो यहाँ पे हंगर भी नहीं रहेगा। ठीक है, एक इंसान आया, मान लो कि उसका गांव है, बचपन में जब उसने दादा दादी है गाँव, वो आया फिर गाँव में तो देखा गरीब, बोला कि मुझे इस गाँव में डेवलप करना। कैसे करना, सबसे पहले मुझे मेन जड़ क्या था, तो गरीबी मेन जड़, तो मुझे पहले नो पॉवर्टी करना। जब मैं नो पॉवर्टी करूंगा ना तो हंगर जो है ना, भूखमरी, हंगर खुद पे खुद खत्म हो जाएगी, हंगर जीरो हो जाएगा। ठीक है, हंगर क्या हो जाएगी, जीरो। फिर बोला गया जब हंगर जीरो हो जाएगी ना तो गुड हेल्थ हो जाएगा लोगों का, वेल बींग। क्योंकि गांव के लोग क्या होते हैं, गांव के लोग हमेशा कमजोर, बीमार, इस टाइप के हैं। तो क्यों होती है, क्योंकि वहां पे बहुत पॉवर्टी होती है, हंगर होती है ना, हेल्थ भी खराब होता है गांव के लोग। तो इन्होंने बोला सबसे पहले मुझे पॉवर्टी को खत्म करना पड़ेगा। मैं पॉवर्टी खत्म करूंगा तो जीरो, हंगर खुद पे खुद खत्म हो जाएगा। जब हंगर खत्म होगा ना तो लोग जो है ना वो गुड हेल्थ हो जाएंगे, वेल बींग, है ना, तब उन लोगों का हेल्थ ठीक हो जाएगा। तो मुझे इस चीज पे फोकस करना। फिर उसने देखा कि गांव में जो है ना एजुकेशन नहीं था, तो इसने बोला कि मुझे तो, मैंने क्या किया, गरीबी कर दिया, मैंने हंगर को भी खत्म कर दिया, लोगों का हेल्थ ठीक किया, और मुझे ना गांव के लोगों को मैंने देखा कि बहुत ही उनके अंदर ये ऑर्थोडॉक्स बात वो लोग रखते हैं। तो क्यों ना इन लोगों को पढ़ा दिया जाए, क्वालिटी वाला एजुकेशन दे दिया जाए। तो इससे क्या होगा, गांव में जो भी ऑर्थोडॉक्स सोच है ना कि मुझे गांव को तो डेवलप करना है, जो ऑर्थोडॉक्स सोच है ना वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्या, कि विमेन का ये बड़ा सोच था। तो बोला जब उन लोगों के अंदर क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगा ना तो जेंडर इक्वालिटी भी आ जाए, उनके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग थी ना खत्म हो जाए। पहले उसने क्या देखा, गाँव में गरीबी, तो गरीबी खत्म करना है, जब गरीबी खत्म करेंगे तो जाएगा हंड्रेड। तो हेल्थ जो है ठीक हो, जब हेल्थ ठीक हो जाता है तो बोला जाएगा कि अब हमको इक्वालिटी एजुकेशन, ताकि उनके अंदर जो ऑर्थोडॉक्स सोच है ना वो खत्म होके जेंडर इक्वालिटी आ जाए। तो बोला चलो भाई इसमें तो मैंने कर दिया। अब उसे देखा कि मैंने तो इतना कर दिया, उसे देखा गाँव बहुत गंदा रहता है, गाँव का जो इन्वायरमेंट होता है ना बहुत गंदा होता है, बहुत। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, गाँव का इन्वायरमेंट, क्लीन वाटर, वाटर को पहले वहां ठीक करेंगे। तुम देखी होगी वहां पे ना ये टैप नल, वो जो होता है, क्या बोला तुमने, माइंड में नहीं आ रहा, नल को क्या बोला, चापा कल, वो ना हमें भी जाने जाती है वहां पे ना, बहुत सारे लोगों का तो, मैं क्या देखी, दांत सड़ गया था, तीखे रहती थोड़ा, मतलब वो सब सड़ा हुआ, बहुत सारे लोगों का मतलब अगल बगल में भी मैं देखी, तो बोले कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि विलेज के लोगों को भी ऐसा मैं देखी, मतलब कैसा लाल लाल जैसा। तो मैं बोली, तो बोला गया क्योंकि वहां पे चापाकल का पानी साफ नहीं है, मतलब चापाकल का पानी को साफ किया जाता है 1 साल पे, 2 साल पे, ठीक है, साफ क्लीन किया जाता है। तो इस वजह से सबका ना दांत खराब हो रहा है, मैंने गाँव में।
ठीक है ना। अब हो गया साफ। जब मैं गए थे तब अभी सुन साफ हो गया। तो बोला कि गांव में जो वाटर आता है, एक तो तालाब का पानी लोग यूज करते हैं, दूसरा कि जो चापाकल का अगर यूज भी कर रहे हैं ना, वो चापाकल गंदा है, तो मुझे पहले क्लीन वाटर करना है। फिर गांव के आसपास भी बहुत गंदा है, तो उसको सैनिटेशन करना है। मुझे सैनिटेशन करना है और वाटर को क्लीन करना है। मुझे तीसरा पर्पज क्या, फिर ये 6 वाला क्या आ गया कि क्लीन वाटर करना है, क्लीन वाटर करना है और सैनिटेशन करना है। तो मैंने तो उनका लुक भी ठीक कर दिया कि वाटर की वजह से उनका लुक भी खराब हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, तुम देखी होगी इस तरह से गांव में लगा हुआ है। अब मुझे गांव में अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी को लाना, ठीक है ना, एनर्जी को जनरेट करना। इससे क्या होगा एनर्जी जनरेट, ये वाला लगा हुआ है गाँव में। एनर्जी जनरेट होगा तो क्या होगा, डिसेंट वर्क, लोगों को काम मिलेगा क्योंकि हमें एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो एनर्जी से ना काम स्टार्ट होगा, काम स्टार्ट होगा तो लोगों को काम मिलेगा, और जब लोगों को काम मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, गांव में भी पैसा आएगा, ठीक है ना। अफोर्डेबल एनर्जी लगा देंगे, क्या होगा, डिसेंट वर्क मिलेगा। वर्क मिलते साथ ही क्या हो जाएगा, पैसा आएगा। जब लोगों पे बहुत पैसा आ जाएगा ना, लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जा रहे हैं, ठीक है, तब वो लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री लगा देंगे। उस पैसा को कहाँ लगाएंगे, इकोनॉमी का आ गया तो इंडस्ट्री, इनोवेशन, सब एक ही आ जाएगा, ये सब स्टार्ट कर पैसा आ गया ना भाई। तो हम लोग क्या डिस्क्रिमिनेशन करते थे पहले, ये विलेज वाला है बहुत ही दुखद, सिटी वाला है बहुत स्मार्ट होता है ना। लेकिन जैसे ही मैंने इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, तो हम लोग जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे गांव के साथ, वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है ना। क्या हुआ, रिड्यूस हो गया इनइक्वालिटी। ये 10 नंबर तक का एक बार नोट, उसके बाद क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ ना कि याद होता है। देखो पहले 1 नंबर में क्या बोल रहा है कि मुझे क्या करना, गांव में क्या था, गरीबी, तुम लोग बताओ, हेल्प करो, याद नहीं हुआ क्या तुम, हेलो हेलो बोलो। हाँ, तो 2 नंबर में क्या आएगा, नो पॉपुलैरिटी के बाद जीरो हंगर, बिल्कुल। जीरो हंगर, उसके बाद बताओ, हाँ बिल्कुल सही बोल, उसके बाद बोलो, नहीं देखो, जब हेल्थ ठीक हो गया तो अभी कोई एजुकेशन पे ध्यान दे, है ना, ये लोग पढ़ाई करें, क्वालिटी एजुकेशन। जब एजुकेशन आ जाएगा तो क्या करेंगे, जब गांव वालों के अंदर एजुकेशन आ जाएगा, जेंडर इक्वालिटी करेंगे, क्या वो लोग पढ़े लिए। अब जब जेंडर इक्वालिटी आ गया तो वो गांव पे क्या ध्यान दे, गांव क्या था, पानी बहुत गंदा है ना, वाटर को क्लीन करना है, क्लीन वाटर। गांव भी बहुत गंदा था तो उसको भी यही लगा साफ कर देंगे, है ना, सैनिटेशन कर देंगे। अब ये तो हो गया, तो अब हम नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इन्हीं एनर्जी लगा देंगे, है ना, एनर्जी के लिए कुछ करेंगे। एनर्जी आ जाएगा तो क्या होगा, गांव में क्या होगा, इकोनॉमिक डिसेंट वर्क हो जाएगा, वर्क, और डिसेंट वर्क होने के साथ साथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जब तुमको काम मिलेगा, डिसेंट वर्क मिलेगा, तो साथ में तुम्हारा पैसा भी ग्रोथ होगा। अब जब पैसा ग्रोथ होगा तो तुम क्या करोगे, पैसा वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, गाँव के लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, बोलो। इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो इंडस्ट्रीज में पैसा लगा देंगे, है ना। जब इंडस्ट्रीज, इन्वेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक उसका मतलब ये क्या होता है, तो जब अब इंडस्ट्री लग गया, है ना, इंडस्ट्रियलाइज हो गया गाँव, तो अब क्या खत्म हुआ है गाँव के साथ जो होता है, रिड्यूस इनइक्वालिटी खत्म हो गया। स्टोरी जैसे याद रखोगी तो ठीक है। उसके बाद बोला कि सुनो भाई, अपने अपने इंडस्ट्रीज लगाई,
इनइक्वालिटीज खत्म हो गया, ठीक है। तो अब ये गांव वालों को कुछ बोलेगा भी नहीं, सुनो। जब आप अमीर हो गए ना, तो सुनिए, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, गांव तो सिटी में ही कन्वर्ट हो गया, तो आप सिटीज को सस्टेन रखिए, क्योंकि देखो रिड्यूस इनइक्वालिटी, अब खत्म हो गया मेरा इनइक्वालिटी, अब सिटी से हम कम नहीं हुए, है ना। तो अब आपको सिटीज को, कम्युनिटीज को सस्टेन करके रखना। आपने तो सिटी बना लिया, आपके साथ इनइक्वालिटी तो खत्म हो गया। इनइक्वालिटी खत्म हो गया कैसे भाई? क्योंकि मुझे भी स्टेटस बराबर मिल गया, मैं भी विलेज से सिटी बन गया, है ना। तब ना इनइक्वालिटी रिड्यूस हुआ। सिटी था तो मैं भी तो सिटी बन गया इंडस्ट्री लाके। तो अब आपको ये सस्टेन करके रखना है, ऐसा नहीं कि सिटी दे आपको बना दिया हमने और आपने पूरा सिटी को ही बर्बाद कर दिया। सुनिए, आपको ना रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंजप्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन। इंडस्ट्री बनाया, तो इंडस्ट्री में आपने जो भी बनाया होगा तो उसको तो आपको कंजम्पशन करना पड़ेगा, जो भी प्रोडक्शन किया होगा, है ना। तो जितना भी, देखिए, अब इंडस्ट्री खुलने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रोडक्शन हद से ज्यादा कर ले या कंजम्पशन कर दे जहां तहाँ भी, नहीं। आपको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंजम्पशन करना पड़ेगा, है ना। किसी भी इंडस्ट्रीज में तो हद से ज्यादा किसी चीज का यूज नहीं करना है, ठीक है। कंजम्पशन नहीं करना है बहुत ज्यादा, रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंजम्पशन भी करना है, और अगर इंडस्ट्रीज में कुछ प्रोड्यूस भी करना है तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से। ये नहीं, मैं ऐसा पता क्यों बोल रहा हूँ, फिर ये आदमी जस्टिफिकेशन देगा कि मैं आप लोगों को क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। क्लाइमेट एक्शन की, कहीं ना क्लाइमेट बर्बाद हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, क्लाइमेट के अंदर खाली तुम लोग नहीं रहते हो, ठीक है। क्लाइमेट के अंदर खाली मैं तुम लोग नहीं रहते, इंसान ही नहीं रहता है। लाइफ बिलो वाटर, देखो क्लाइमेट एक्शन के लिए इसलिए ना, क्योंकि क्लाइमेट के अंदर अगर तुम वाटर देखोगे, क्लाइमेट में वाटर भी आएगा, तो वाटर के अंदर भी जिंदगी है, वाटर के अंदर भी जिंदगी, और जमीन के ऊपर भी जिंदगी, लाइफ है। और देखो एक स्टोरी समझो, इंडस्ट्री तो आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिड्यूस हो गया, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी खत्म हो गया। इनइक्वालिटी कैसे खत्म होगा? सिटीज बना। इन्होंने बोला कि देखो भाई, जब सिटीज बन गया कम्युनिटी, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको कैसे सस्टेन रखना है, ये नहीं कि पूरा सिटी को बर्बाद कर दो पॉल्यूशन से। तुमको जो भी कंजम्पशन, जो भी प्रोडक्शन करना होगा रिस्पॉन्सिबल तरीके से। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि क्लाइमेट एक्शन के, क्योंकि क्लाइमेट बर्बाद होगा। क्लाइमेट एक्शन की इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लाइमेट को साफ रखना है, क्योंकि जिंदगी खाली जिंदगी जो है ना, लाइफ जो है ना, वो बिलो वाटर, मतलब पानी के अंदर भी लाइफ है और लैंड के ऊपर भी लाइफ है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है निकालो। तो बोला अब देखो, एक मैं बात क्या बोला, गाँव में ना तुम पीस बना के रख, गाँव में तुम पीस बना के रखना, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, जस्टिस करना, कोई भी प्रॉब्लम होगा बिल्कुल जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना, ये सब काम करने, पीस बनाने के, इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए। अब जब ये सब हो गया ना, तो इन्होंने क्या बोला कि गांव इतना जब डेवलप हो गया, तो अब तुम क्या करो, सिटी, अब तो गांव सिटीज बन गया था, है ना। अब तुम ना इंटरनेशनल रिलेशंस, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल, अब तुम इंटरनेशनल रिलेशनशिप के साथ ट्रेड करो, अब तुम ग्लोबल पार्टनर बनो, यूएस के साथ करो, है ना, बड़े बड़े ये जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ करो, है ना। बहुत सारे हम लोग के नेबरिंग कंट्रीज है, उनके साथ तुम क्या करो, अपना रिलेशन स्टार्ट करो, पार्टनर फॉर ग्लोबल, ग्लोबल पार्टनरशिप स्टार्ट करो, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर सब चीज आ गई। मैंने गांव को सिटी बनाया, सिटी से मैंने पूरा परफेक्ट सिटीज बना दी। अब तुम्हारा, अब तुम अपना पार्टनरशिप सिटीज के साथ मत रखो, सिटी सिटी साथ मत रहो, बल्कि तुम ग्लोबल फैलो। अब तुम नेबरिंग कंट्री या बड़ी बड़ी कंट्री, उनके साथ ट्रेड करो, क्योंकि अब तुम बहुत डेवलप, ठीक है। अब एक बार अच्छा, देखो मैं एक बार यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, कि एक बार मैं लिखूंगी स्टोरी। अच्छा 10 नंबर तो हो गया था ना, 11 नंबर, ठीक है। 10 नंबर में कहाँ खत्म हुआ था बताओ? रिड्यूस इनइक्वालिटी, है ना। तो इनइक्वालिटी जब खत्म हुआ तो फिर क्या हुआ बोलो? सस्टेनेबल, नहीं, सस्टेनेबल रखना है, किसको सस्टेनेबल रखना है? सिटीज को, हाँ सिटीज को सस्टेन रखना भाई, सुनो। फिर क्या बोला वाला नंबर, पूरा सिटीज को सस्टेन रखना है,
रिस्पॉन्सिबल तरीके से क्या करना है, जितना भी कंजम्पशन है ना रिस्पॉन्सिबली करना है। देखो सिटीज में जहां तहां कोई चीज को डंप कर देना है ना, या फिर हद से ज्यादा किसी चीज को फैक्ट्री में यूज मत करना है ना, प्रोडक्शन किसी चीज का ज्यादा मत करना, फिट करना, ऐसे environmental है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्लाइमेट एक्शन पूरा मत मानना, ठीक है, मैं क्लाइमेट एक्शन पूरा मत मानना, क्लाइमेट एक्शन के लिए क्लाइमेट में बिलो वाटर भी लाइफ जो है ना वो पानी के अंदर भी, लाइफ बिलो वाटर भी, ठीक ना, और लाइफ तुम्हारा लैंड के ऊपर भी है ना, लाइफ कहाँ है, बिलो वाटर भी है, और लाइफ जो है तुम्हारा लैंड कहाँ पर है, लाइफ ऑन लैंड में भी, ठीक है। इसलिए चलो ये सब तो बात ठीक हो गया, चलो लेकिन ना तुम एक चीज और करना ना, गाँव में ना पीस बना, गाँव नहीं सॉरी सिटी बन गया, पीस बना के रखना, जस्टिस बनाना, ये सब बनाना, ठीक है। अब जब पूरा डेवलप हो गया ना, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि तुम ये काम करो कि अब तुम सिटी सिटी ट्रेड मत करना, ठीक है, अब तो तुम सिटी बन गए तो तुम अब ग्लोबल पार्टनरशिप, अब तुम ना इंटरनेशनल ट्रेड करो, ठीक है ना, क्योंकि अब इतना डेवलप हो गया, हम लोग हर चीज से इतना जल्दी हम लोग ग्रोथ किए, तो अब तुम ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है, याद हो गया कि नहीं बताओ, थोड़ा बहुत हो गया, एक बार और रिवीजन कर लेना, स्टोरी बार बार पढ़ोगी तो मान गई, चलो ये वाला प्रीमियम डेवलपमेंट, प्रीमियम डेवलपमेंट गोल का प्राइमरी पर्पस क्या था, सिर्फ पॉपुलेटिव रिडक्शन था, देखिए हम इसमें देखें, उसमें पॉपुलेटिव भी था, है ना, उसमें पॉपुलेटिव भी था तुम्हारा, तुम्हारा ग्लोबल पार्टनर नहीं, पॉपुलेटिव भी था और क्लाइमेट भी था, सब चीज था उसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबका गोल, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे क्या है कि 8 गोल, 8 टारगेट कितना था 18, इंडिकेटर कितना 40, ठीक है, याद है कब आया था 2002 में आया, सॉरी 2000 में आया था, 15 में सेकेंड टारगेट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्राइमरी एम क्या है कि एडेस का ना सिर्फ डेवलपिंग पुअर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज लो, हमको पॉवर्टी हंगर और डिजीज को खत्म करना है, इतने से किसी में फोकस करें, ठीक है ना, पॉवर्टी हंगर एंड डिजीज, लेकिन डेवलप को डेवलप के लिए नहीं, सिर्फ डेवलपिंग ऑफ और देखो इसको भी तुम चाहोगे तो उस स्टोरी से याद कर सकते हो कि ये बहुत पहले मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले ये स्टोरी स्टार्ट हुई कि ये बहुत पुराना है, देखो 2000 ना 2000 तो उसका मतलब ये नहीं हुआ था, जैसे एक आदमी आया तो उसने बोला कि मुझे गांव से क्या करना है, गांव में बहुत एक्सट्रीमली हंगर एंड पॉवर्टी है, उसको इरेडिकेट करना है, खत्म करना है, लेकिन कहाँ तक कितना खत्म करना है, कम से कम तो मुझे हाफ करना है, अगर वे पूरा नहीं कर पाया ना, ये बहुत पुराना है तो ये थोड़ा पीछे बैकवर्ड ही सोचेगा, जो आदमी था तो वो बोला मुझे मुझे ना हंगर एंड पॉवर्टी को खत्म करना है, बट 1990 के लिए बता 1990, बट कम से कम आधा तो करना है अपना, हाफ करना है, पॉवर्टी हाफ करना है मुझे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, दूसरा इन्होंने फोकस किया कि गांव में ना पढ़ाई लिखाई एकदम नहीं, तो कम से कम प्राइमरी एजुकेशन, एक चीफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को ही, दोनों में से कोई भी पढ़े लिखे हुए नहीं है, सारे लोग जाएंगे, तो कम से कम गर्ल्स एंड बॉयज को प्राइमरी एजुकेशन तो देना चाहिए, ये बहुत पहले वाला बात है, ये 2000 तक गाँव में 2000 गाँव का हालत बहुत खराब था, ठीक है ना, तो बोला देखो भाई मुझे तो पहले एक्सट्रीम जो गाँव में बोले एक्सट्रीम क्या है, हंगर एंड पॉवर्टी, इसको पहले मुझे क्या करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है, कितना खत्म करना है, कम से कम तो इतना मुझे टारगेट चले, हाँ, है ना, ये 1/2 HLF है ना, इसका जब हम लोग कूलर बनाएंगे तो HLV, तो फिर बोला कि कम से कम गाँव में ना प्राइमरी एजुकेशन तो जरूरी है, प्राइमरी एजुकेशन देंगे तो पता उसके अंदर एक
बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, तो कम से कम उनके अंदर प्रमोट होगा जेंडर इक्वलिटी और विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि लोगों के वहाँ बहुत ही, तो जब पढ़ाया आएगा तो उनके अंदर जेंडर इक्वलिटी आ जाएगी और विमेन को भी एक तरीका का पावर मिल, ठीक है। उन्होंने देखा गांव में ये फिर उन्होंने एक चीज देखा कि गांव में अच्छा क्या क्या कितना कितना करना, रुको ये वाला देखो, जो प्राइमरी एजुकेशन देना है ना, प्राइमरी स्कूलिंग तक का कुछ करवाना है, देखा प्राइमरी स्कूल कहाँ तक से 5, 1 से 5 नहीं 1 से, ठीक है, तो 1 से 4 तक का एजुकेशन देना है गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, लेकिन फुल जितने भी गाँव में गर्ल्स हैं ना, सबको करवाना, 1 से लेकर 4 तक का तो पढ़ाई का पढ़ाना है। तो उससे क्या होगा, जब कुछ भी पढ़ाई कर लेंगे तो उसके अंदर जेंडर इक्वलिटी जो प्रमोट हो जाएगा और विमेन को एम्पावर हो जाएगा, विमेन को पता चल जाएगा पढ़ाई से तो हो रहा है, नॉलेज आता है, तो कम से कम थोड़ा तो आ जाएगा एम्पावरमेंट। फिर उन्होंने देखा कि गांव में ना चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, गांव में बच्चे बहुत मर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत मर रहे हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा, तो उन्होंने बोला मुझे वो भी ठीक करना, बच्चे मर रहे हैं, वो रिड्यूस करना है गाँव में, ठीक है, कितना रिड्यूस करना है, तो मुझे 2 थर्ड रिड्यूस करना, परसेंटेज अगर आए तो 6% मुझे गाँव से कम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करना, ये बहुत गलत बात है, गाँव के बच्चे मर रहे हैं, है ना, तो मुझे कम करना है, रिड्यूस करना है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करना, कितना कम से कम करना, तो 2 थर्ड, तो चाइल्ड मर रहा है तो प्रेग्नेंट विमेन तो भी मर रही है, मैटरनल हेल्थ मतलब क्या होता है, प्रेग्नेंट, ठीक है ना, बच्चे माँ जब बर्थ, ड्यूरिंग द बर्थ जब बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, ड्यूरिंग द बर्थ माँ का मौत होता है, क्योंकि हेल्थ बहुत कमजोर होता है, ठीक है ना, हेल्थ बहुत कमजोर होता है, जब डिलीवरी होता है तो इतना एनर्जी होता नहीं, इसकी वजह से क्या होता है, जो माँ रहती है मदर होती है उसका डेट हो जाता है, तो ये तो मैंने देखा बच्चों के साथ बहुत बुरा हो रहा है गाँव में, वो भी डेट कर रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट बढ़ा रहा है, मुझे इसको कम करना है, रिड्यूस करना है, 2 थर्ड तो करना है, तो यहाँ पे 2/4 डबल सोच रही हूँ, इम्प्रूव करना क्या, मैटरनल हेल्थ, कि देखो भाई मैटर विमेन का क्या हो रहा, जब बच्चे पैदा कर रही है उसी टाइम चाइल्ड के ड्यूरिंग द बर्थ के ही वक्त उनका डेट हो जाता, ठीक है ना, तो मुझे ये भी कम करना, 3/4 मतलब 3/4 ना, और परसेंटेज 20 को कम। फिर उन्होंने देखा कि गांव में बीमारी बहुत फैली, HIV है, एड्स है, मलेरिया है, अदर डिजीज, इसको भी खत्म करना, इसको भी हाँ, यहाँ तक तो उन्होंने एजुकेशन तक किया, फिर उसे देखा कि बच्चों के साथ बहुत हो रहा है सब, बच्चों बच्चों के बारे में सोचा, फिर माँ के बारे में सोचा, फिर देखा गांव में बहुत है डिजीज, तो डिजीज को भी हाफ खत्म करना, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि कि जब डिजीज हट जाएगी ना तो इन्वायरमेंटल जो है ना वो सस्टेन हो जाए, इन्वायरमेंट सस्टेन हो जाए, तो डिजीज को खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, HIV एड्स मलेरिया, इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल, ठीक है, हालांकि देखो HIV एड्स मलेरिया, HIV तुम्हारे इन्वायरमेंट की वजह से, मलेरिया थोड़ा हो जाता है डिजीज या अदर डिजीज, लेकिन हमको याद करना ना क्रोनोलॉजिकल से, तो ऐसे याद करना कि डिजीज को हटाने के लिए मुझे इन्वायरमेंट को सस्टेन रखना, कितना कितना सस्टेन करना है, ये वाला कितना, बोला कि हाँ, अब इन्वायरमेंट सस्टेन कैसे होगा, जैसे कि स्लम ड्यूलर का मतलब होता है झोपड़ा, गाँव में झोपड़ा है ना, जगह जगह पे, इसकी वजह से भी एक अजब सा माहौल बना होता है, गंदगी वाला झोपड़ा बना, तो हमको ना कम से कम एटलीस्ट 100 मिलियन स्लम ड्यूलर्स को खत्म करना, झोपड़ा वाला खत्म करना, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, हाफ हम लोग अपना इम्प्रूवमेंट, अच्छा ये जो हाफ आप दिया ना इतना इम्प्रूवमेंट हो चुका है, मैं तुमको ट्रिक के साथ खाली बोल रहा हूँ कि वो आदमी सोचा मुझे हाफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, हाफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्रूवमेंट करें, ये हो चुका है हाफ, मैं खाली ट्रिक बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे करके वो आदमी सोचा है, ठीक है ना, हाफ इम्प्रूवमेंट करना है, जो झोपड़ा है ना झोपड़ा, एटलीस्ट 100 मिलियन स्लम ड्यूलर को मुझे खत्म करना है विलेजेस से,
जब विलेज से ये खत्म करेंगे ना तो विलेज को मैं बोलूंगा सुनो तुम अपने आप को ग्लोबल पार्टनरशिप पर कनेक्ट किया। मतलब ये डायरेक्ट ही बोल रहा है। जब ये झोपड़ा हटा देगा ना तो बोल रहा है कि अब तुम क्या करो विलेज को कि डायरेक्ट तुम ग्लोबल पार्टनरशिप पे डिपेंड। सिटीज के साथ कोई रिलेशन मत रखो, डायरेक्ट हम अपने यूएसए नेबरिंग नेबरिंग इन सब कंट्री से दोस्ती ट्रेड के लिए, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे रिवीजन देखो, एक एक वर्ड से बोले। सबसे पहले वो क्या बोला, गांव में गरीबी, और उसने देखा क्योंकि ये बहुत पहले की बात है तो उसने देखा कि गांव में गरीबी और पॉवर्टी पॉवर्टी और हंगर दो, तो मुझे वो क्या करना है, रिड्यूस करना। क्या रिड्यूस करना है, पॉवर्टी प्लस हंगर दोनों, ठीक है। 2 नंबर में क्या था बोलो, हाँ प्राइमरी एजुकेशन देना, क्योंकि बहुत ज्यादा ये प्राइमरी एजुकेशन देंगे तो क्या आ जाएगा अपने आप बताओ। नहीं, जेंडर इक्वलिटी खत्म होता है, जेंडर इक्वलिटी आएगा ना। हम एजुकेशन देते क्यों है, जेंडर इक्वलिटी खत्म करने के लिए, ठीक है ना। हम एजुकेशन देते क्यों है, जेंडर इक्वलिटी के लिए, ठीक है। 4 नंबर, जब जेंडर इक्वलिटी आ गया तो उसने दूसरा चीज पे फोकस किया, गाँव में बच्चे बहुत बढ़, सब में रिड्यूस करना ना, रिड्यूस करना चाइल्ड मॉडल। बच्चे तो मर रहे तो मम्मी भी तो मर रही है ना, तो मैटरनल हेल्थ को भी रिड्यूस करना, हाँ मैटरनल हेल्थ। फिर मैंने देखा गांव में डिजीज भी बहुत है, HIV एड्स है और भी दूसरी डिजीज है, तो इन सब चीजों के लिए क्या करना, इन सब चीजों के लिए क्या करना, इन्वायरमेंट को सस्टेन करना है, इन्वायरमेंट को सस्टेन करना। जब इन्वायरमेंट सस्टेन हो जाएगा तो फिर हमको क्या करना, अब मैं यहाँ पे देख कि कितना रिड्यूस करना है तुम्हारा, ये वाला कितना करना है, हाफ प्राइमरी एजुकेशन फ्री करना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जेंडर इक्वलिटी में कुछ रिड्यूस करना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना, 2/3 66%। मैटरनल हेल्थ कितना करना है, 3/4 मतलब 75%। HIV कितना करना है, HIV हाफ, और इन्वायरमेंटल कितना करना है कि हम लोग हाफ हाफ करेंगे। और यहाँ से कितना हटाना, सिलेंडर और झोपड़ा वो कितना हटाना है, 1 मिलियन झोपड़ा वो खत्म करना। ग्लोबल पार्टनरशिप सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद हुआ बताओ, 5P कौन सा है, कौन सा नहीं है बोलो, डजेंट कम अंडर द 5 सस्टेनेबल, ऑप्शन ए, कैसे, कौन नहीं आएगा, डजेंट कम, डजेंट कम बोलो ना, डजेंट कम क्या नहीं आएगा, प्लैनेट में, प्लानिट तो है, नहीं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, पार्टनरशिप भी है, देखो ऑप्शन सी, प्रोस्पेरिटी है, 2 और क्या है बताओ, पार्टनरशिप अगर पीपल है, हाँ हाँ बोलो, पीपल है ना, हाँ पीपल है, हो गया, ठीक है। ये वाला करो, नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारा ही 2025 का क्वेश्चन है, नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या नहीं, फॉर्म बता दो, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, बिल्कुल सही बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को और क्या बोला जाए, ऑप्शन ए, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 जगह, हाँ इसको मैं ऊपर करें, ये वाला था, ये नहीं दिखा ना, ये करो, मिलीनियम डेवलपमेंट लिखा,
Option 1. हाँ देखो तो नहीं नहीं ठीक है सॉरी ठीक है क्रिएट स्मार्ट सिटी ये और तुम्हारा ऑर्डर ए सी हो गया ना सब हो गया ये 2025 का क्वेश्चन आया है ठीक है बाकी में और भी ना बहुत सारा क्वेश्चन था ये तो अच्छा क्लास में हुई पीडीएफ में तुम लोगों को भेज चुका